नमस्कार, मैं हूँ राजन कात्यायन और हमारे इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में, जिनमें 3 राज्यों में चुनाव संपन्न हो गया, 2 राज्यों में 2 चरणों में चुनाव होगा, जिसमें 1 राज्य में तमिलनाडु में 1 चरण में और पश्चिम बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होना है। हमारे साथ चर्चा में है वरिष्ठ पत्रकार विनय गोयल जी। लेकिन उससे पहले हम चर्चा शुरू शुरू करें, उससे पहले आप हमारे दर्शकों से, हमारे साथियों से, दोस्तों से एक गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चर्चा में अगर कोई कमी है या आपको प्रोग्राम कैसा लगा, उसको हमको ज़रूर बताएँ। हमको कमेंट लिख के हमको बताएँ, जिससे हम अपने प्रोग्राम को और अच्छा बना सकें। आज हम चर्चा करेंगे चुनाव जो संपन्न हुए 9 अप्रैल को 3 राज्यों में जिनको जो कि एक फ़ेज़ में चुनाव होने थे और उसको देखने में आया कि उसमें तीनों राज्यों में मतदाताओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और बड़ी मात्रा में मतदाताओं ने वोट डाले। अगर देखा जाए तो असम में 85% से ऊपर और केरल में 78% और पुडुचेरी में 89% तक मतदाताओं ने मतदान का प्रयोग किया। इसको ये क्या दर्शाता है मतदाताओं में ये उत्साह और क्या होने वाला है इन राज्यों में, हम इसी पे चर्चा करेंगे। गोयल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले आप असम की ही बात करेंगे क्योंकि असम में मतदान होते-होते वहाँ की राजनीति, वहाँ का माहौल काफ़ी गरमा गया था। तो कैसे देखते हैं आप इस चुनावों को? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि भारी संख्या में मतदान हुआ। अच्छा खासा प्रतिशत लोगों ने इस चुनाव में भागीदारी की और मतदान को पूरी तरीके से सफल बनाया। अब आप असम की राजनीति के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ कि पिछले 10 साल से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पिछले 5 साल से हिमंता बिस्वा शर्मा वहाँ के मुख्यमंत्री थे। उनसे पहले जो सर्बानंद सोनोवाल थे, उन्होंने 5 साल राज किया। 10 साल के भीतर आप कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, एंटी इनकम्बेंसी ज़रूर देखी जाती है और ये बात असम में भी लागू होती है। और ऐसे में जो चीफ मिनिस्टर हैं अपने हेमंत बिस्वा शर्मा, वो समुदाय विशेष को हमेशा टारगेट करते हुए दिखे। तो ऐसे में ये दिख रहा है कि जो वहाँ का मुस्लिम समुदाय, उसको लेकर उन्होंने काफ़ी अभद्र टिप्पणियाँ भी की, विवादित बयान भी दिए। तो इस ये तो साफ है कि मुसलमान तो उनके साथ में नहीं जाने वाला है। और ऐसा नहीं केवल मुस्लिम समुदाय ही वहाँ पे परेशान है। मूलभूत समस्याओं का कोई भी निदान नहीं है। हर चीज़ को धर्म और आस्था से जोड़ देने पे युवाओं को रोज़गार नहीं मिल जाता। ना एजुकेशन का कोई स्तर है वहाँ पर। हर कोई जॉब के लिए, पढ़ने के लिए दिल्ली या आस-पास के बड़े शहरों में जाता है। तो ऐसे में ये दिख रहा है कि वहाँ पर एक अच्छी खासी एंटी इनकम्बेंसी है, जो चाहते हैं कि भाई बदलाव होना चाहिए। और इस बदलाव के में ये मानते हैं कि कांग्रेस को भी सबक मिला होगा 10 साल तक सत्ता से बाहर रहने पर। ये तो साफ मालूम चल रहा है कि कांग्रेस अब वो कांग्रेस नहीं रही जो 10 से 15 साल पहले अपने आप को बिल्कुल निष्क्रिय चुनाव के वक्त ये एक्टिव होते थे। अब आप देख रहे होंगे कि राहुल गांधी सरीखे नेता और स्थानीय नेता अब एक्टिव मोड पे हैं। तो ये मान लीजिए कि 60-40 का वहाँ पर जो सरकार बनने के चांसेस हैं, ये दिख रहा है कि हेमंत शर्मा अब वापसी होना उनका बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी है और उसके साथ में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की टीमें भी हैं, साथ में चुनाव आयोग भी है। तो ये मान लीजिए कि इतनी आसानी से सरकार बनने वाली नहीं है। अगर ईमानदारी की बात पूछें तो असम में भारतीय जनता पार्टी का वैसे कोई साथ नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस के पुराना नेता थे हेमंत बिस्वा शर्मा और अपने चित परिचित अंदाज में पहले
प्रधानमंत्री मोदी को खूब गालियां देते थे। जैसे इस समय राहुल गांधी को गाली देते हैं, वैसे ही ये मोदी को गाली देते हैं। तो इनका स्वभाव है, और ऐसे स्वभाव को भारतीय जनता पार्टी खूब प्रमोट करती है। अब आप कोई भी देख लीजिए कि कोई भी ऐसा फायर ब्रांड नेता होता है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर तक पहुंचा देती है। तो जो फायर ब्रांड और पोस्टर बॉय बने हुए हैं ममता विश्वकर्मा जी, इस समय बड़े कसोपेश में हैं। कुछ भी किसी के लिए कुछ भी बोल देते हैं, किसी को पागल बोल देते हैं, और अब तो पत्रकारों से भी उलझने लगे हैं। तो ये साफ दिख रहा है कि हार की जो हताशा है चेहरे पे झलक रही है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक और बम फोड़ दिया उनके ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर, कि 3-3 पासपोर्ट है इनके पास, जबकि भारतीय कानून के अनुसार तो एक ही पासपोर्ट होना चाहिए। उसके अलावा यूएसए में व्योमिंग की कंपनी के बारे में बता दिया कि वहां 52,000 करोड़ रुपए का इन्होंने बेनामी कंपनियों से पैसा लिया। तो इस तरीके से अब ये मान लीजिए कि सोशल मीडिया का जमाना है, जनता हर पल उसको सूचना मिलती रहती है। ये कितना भी मीडिया का शोर मचा लें, अपने खास चैनलों पे कुछ भी चलवा लें, लेकिन सोशल मीडिया की कार्ड उनके पास अब नहीं है। तो ये मान के चलिए कि बदलाव की स्थिति तो दिख रही है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वहां पर मुस्लिम इस मामले में बहुत बड़ी भूमिका अदा करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना स्कोप नहीं है, लेकिन जो क्षेत्रीय दल है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल करते हैं, जैसे कि बदरुद्दीन अजमल, उनका भी 10-15 सीटों पे अच्छा खासा स्कोप रहता है। वो उनको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी से वो बैकअप नहीं करेंगे। तो यही वजह है कि जो नुकसान होगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही होना है, और वहां पर सब लोग गेन की पोजीशन को दिख रहे हैं कि मतलब कांग्रेस को भी फायदा ही होता दिख रहा है, और बदरुद्दीन अजमल जो अजमल है वो कांग्रेस को सपोर्ट दे सकते हैं, ना कि बीजेपी को। तो मेरा यही आकलन है कि असम में तो भारतीय जनता पार्टी की नाक का सवाल, उसको बचाना बड़ा इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ी। जी, जी। असम पे आपने अपनी राय दी। आपका मानना है कि हेमंत विश्व शर्मा अब रिपीट हो पाना इतना आसान नहीं है, और उनके स्टेटमेंट, उनके मीडिया में बाइट, उनकी खिंचाहट, अब इससे स्पष्ट लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक रही है, और आपका भी मानना है कि वहाँ पे 60 और 40 हो सकता है, और बीजेपी वो कांग्रेस का पलड़ा भारी है, ये आपका भी मानना है। क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मीडिया में उनका प्रेज़ेंटेशन है, उससे लग रहा है कि वो पीछे चल रहे हैं। चूँकि वहाँ पे पोलिंग हो चुकी है, और मतदाताओं ने अब पार्टियों का भविष्य मतपेटियों में, या कहें ईवीएम मशीनों में कैद कर दिया है। अब बात कर लेते हैं गोयल जी केरल की, उसके बाद हम आएँगे, चूँकि अभी पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में होना है, यहाँ हो चुका है, तो केरल की भी बात कर लेते हैं। केरल में क्या पोज़ीशन लग रही है आपको? क्या कांग्रेस वापस अपना बरकरार रखेगी, या वहाँ पे कुछ विपक्ष का दारोमदार है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है कि साउथ में भारतीय जनता पार्टी ना के बराबर है। दूसरों के कंधों पर सवार होकर वो साउथ में अपनी राजनीति को मजबूत करते दिखते हैं। चाहे वो एआईएडीएमके के साथ तमिलनाडु में बैठ जाएं, अपना आदमी वहां पे फिट कर दें, लेकिन बीजेपी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वहाँ थोड़ा बहुत असर जो है साउथ में आरएसएस का यूज करता है, जिसकी वजह से 2-4 सीटें जो आ जाती है साउथ में, वो इनको मिल जाती है। कर्नाटक की तो बात ही आप छोड़ दीजिए, कर्नाटक में इनकी सरकार थी। इनकी सरकार क्या थी? कांग्रेस की और अन्य दल की जो सरकार बनी थी उसको इन्होंने तोड़वाया, पैसा देके अपने पाले में खींच लिया कांग्रेस के थे। और आपके कर्नाटक में जो जनता दल एस के विधायकों को अच्छा खासा मोटा पैसा फेंका, और सरकार अपनी बना ली। जबकि वहां पे कर्नाटक में 2018 में सरकार कांग्रेस की थी। 1.5-2 साल बाद ही ये सब कांड हुआ, उसके बाद सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई।
लेकिन जब चुनाव होता है 2023 में, तो कांग्रेस ने अपनी हार का जो सरकार गिराने का मतलब है, पूरी ताकत के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटक की सरकार से, कर्नाटक से विदा कर दिया। विदा तो कर ये दिया, बेदखल। मान लीजिए कि साउथ में बीजेपी का अपना कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि कांग्रेस केरल में अच्छा कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस में अब पिछले 2-3 सालों का आकलन कीजिए, तो राहुल गांधी जितने एक्टिव दिखते हैं, ये बात दूसरी है कि रिजल्ट कुछ भी आए, लेकिन राहुल गांधी की एक इमेज बन गई है जुझारू नेता की। अब वो पप्पू वाली जो छवि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बनाई थी, उस छवि से वो मुक्त हो गए। उनके बोलने चालने का अंदाज भी बदल गया है, कहाँ कैसे बोलना है, और चतुराई भी आ गई है, किस मुद्दों को किस तरीके से उठाना है। तो ये मान लीजिए कि कांग्रेस के हाथ में वहां पर होने के लिए कुछ नहीं है, जीतने के लिए कुछ, पाने के लिए बहुत कुछ। केरल में हो सकता है कांग्रेस बीट कर। जी, केरल में कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन, ऐसा आप मानते हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जो पुडुचेरी में भी चुनाव होना है। वहाँ पर एनडीए की सरकार है, वहाँ की क्षेत्रीय पार्टी के साथ मिलके, जिसके सर्वे सर्वा है एन रंगास्वामी, वो चीफ मिनिस्टर, और बीजेपी का समर्थन। वहाँ पे क्या होगा, छोटा राज्य है। लेकिन बात कर लेते हैं तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की। हम पश्चिम बंगाल पे आए, उससे पहले तमिलनाडु के बारे में आपका क्या आकलन है? क्योंकि वहाँ एक चरण में चुनाव है और वो 23 अप्रैल को हो जाएगा। इसके बाद 2 चरणों में, 23 अप्रैल को और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में होगा। तो गोयल जी, तमिलनाडु में क्या पोजीशन रहेगी? देखिए, तमिलनाडु में हम बता रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि साउथ इंडिया में बीजेपी अपने आप को इस्टेब्लिश करने की काफी कोशिश कर रही है। 2014 से लेकर काफी प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वहां पे जो रीजनल पार्टीज हैं, वो अपने अपने गढ़ में भाजपा को घुसने नहीं दे रहे। आरएसएस आपका भले मानना वहां है पे कि रहती है। डीएमके वहाँ पे मजबूत बनी रहेगी, यानी हाँ स्टालिन की जी, दावेदारी पुख्ता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि साउथ इंडिया में वहां पे हिंदू मुस्लिम वाला चलता नहीं है। इनका जो जी, फंडा जी, रहता है जी। ना, कि धर्म के नाम पे लड़ा दो, ये कर दो, तो वहां पे पढ़े लिखे लोग ज्यादा है। दूसरी चीज, रीजनल पार्टीज ने अपने आप को इंटैक्ट कर रखा है, वो किसी तीसरे पार्टी को अंदर नहीं आने देंगे। और जो तीसरी पार्टी खड़ी हो रही है, जो साउथ का एक्टर है, विजय विजय थलाइवा, उसकी पार्टी टीवी के, उसको, उसकी भी काफी चांसेस बन रही है। अगर वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, तो 2-4 सीटों पे उसका भी हक बनता है। और सबसे पहली बात यह है कि टीवीके के जो संस्थापक है विजय थलाइवा, वो बीजेपी से उसकी बनती नहीं है। वो हमेशा ऐसी, मतलब ये धर्म का धंधा और हिंदू मुस्लिम, वहां पे उसके ये फंडा खिलाफ है वो। चलता नहीं है, हुँ, चलता नहीं है। तो ये लोग हुँ। आपस में एक बार तो बीजेपी को बाहर करने के लिए वो आपस में एक साथ हो जाएंगे, लेकिन बीजेपी को वहां पनपने नहीं देंगे। तो जी, ये जी। समझ लीजिए कि ये तो केवल खाना पूरी कर रहे हैं, कि वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरे के कंधे पर लड़ रहे हैं, और इनका अपना कोई वजूद नहीं है, होने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। हाँ, पाने की उम्मीद में 2-1 सीट भले मिल जाए तो बात दूसरा है। तो ये मान के चलिए कि साउथ में बीजेपी को कुछ करने या कर दिखाने का कोई ऐसा कुछ लक्ष्य ना तो उनके पास है, और ना वो कुछ करने की हैसियत। जी, अब आते हैं पश्चिम बंगाल पे। बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है बीजेपी की चुनाव जीतने की। बिहार के बाद उनकी निगाह पश्चिम बंगाल पे टिक गई थी और वहाँ एसआईआर और ये सारी चीज़ें बरकरार रहीं। कितना विरोध हुआ, एसआईआर चलता रहा। एसआईआर का काफ़ी विरोध हुआ, लेकिन वहाँ भी कोर्ट के माध्यम से भी काफ़ी कुछ लाभ मिला नहीं। एसआईआर अपने हिसाब से चलता रहा और अब चुनाव भी आ गया। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में
ममता यानी टीएमसी अपना विजय रथ अब विजयी बनी रहेगी या फिर वहाँ पे कुछ उनको डेंट लग सकता है? क्या मानना है आपका? देखिए, पश्चिम बंगाल में इससे पहले 35 साल तक लेफ्ट की पार्टी का सरकार था। जी। उसके बाद 15 साल की सरकार इनकी भी बन चुकी है। ये भी एक तरीके से हैट्रिक लगा चुकी है। ममता बनर्जी की जो अपनी छवि है, वो छवि बहुत स्वच्छ और महिलाओं में उनकी बहुत ज़्यादा पैठ है। सबसे बड़ी चीज़ वो सुलभ है। वो सड़कों पे चलती हैं, पैदल चलती हैं। इन सब चीज़ों का राजनीति में बड़ा प्रभाव पड़ता है। कोई बड़ा नेता भारतीय जनता पार्टी का जाता है तो देखिए कितना तामझाम होता है। और ये प्लस पॉइंट करता है टीएमसी के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि टीएमसी का जो वर्कर है, वो ज़मीन से जुड़कर काम करे। एसआईआर के वजह से इनको परेशान करने के लिए, वोटर्स के नाम काटने के लिए, तो टीएमसी के वर्कर ने बहुत काम किया और एक-एक वोटर के पास जाकर उन्होंने उनके फॉर्म भरवाने की कोशिश की, उनको वोटर कन्फर्म करने की कोशिश की। इतना किसी पार्टी ने किसी भी प्रदेश में नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये है, भारतीय जनता पार्टी जब से पावर में आई है तब से तो प्रधानमंत्री मोदी का ख्वाब है, अमित शाह का ख्वाब है कि पश्चिम बंगाल में पैर जमाने का मौका मिल जाए। तीसरा चुनाव वो देख रहे हैं और तीसरे चुनाव में देखने ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, मीडिया में तो खूब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर प्लस कर रही है, एज है उसको। लेकिन असलियत ये है कि जो छोटे-छोटे यूट्यूबर्स हैं, सोशल मीडिया पर जो एक्टिविटी चल रही है, उनसे साफ पता चल रहा है कि ममता बनर्जी आज की डेट में वहाँ पर लीड कर रही है। ये हो सकता है कि 2-4 सीट कम ज़्यादा हो जाए। भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 76 सीट पे आ गई थी, उसके लिए यही बहुत बड़ा एक उपलब्धि था। कारण ये है कि उससे पहले 2000 जो चुनाव हुआ था, उसमें उनके पास 2 या 3 सीटें, 2 या 3 सीटों से बढ़कर 76 पे पहुँच गई, बहुत बड़ा उनके लिए उपलब्धि था। लेकिन वो स्थिति नहीं आ पाई, जो ये प्रचार करते समय कहते अब की पार 200 पार, 100 भी नहीं पार कर, और वो भी उस हालत में जब टीएमसी के पूर्व नेता शुभेंदु अधिकारी एंड चुनाव के दरमियान भारतीय जनता पार्टी में चले गए, अपने साथ में कम से कम 2 दर्जन से ज़्यादा विधायकों को पार्टी में। ऐसी हालत में तृणमूल कांग्रेस के 214 से अधिक विधायक आ गए। और आपकी बात तो ये है कि पहले से मालूम है हमारा कौन दुश्मन है, किनसे उनको टकराना है। तो ये मान लीजिए कि कुल मिलाकर कितना भी प्रचार कर लें भारतीय जनता पार्टी के नेता, लेकिन उनको उतना बेहतर समर्थन नहीं मिलेगा, जिससे वो सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश कर। जी, जी। आपका कहना का मतलब ये है कि टीएमसी की ज़मीन काफ़ी सॉलिड है और उसमें सेंध लगा पाना इतना आसान नहीं है। आपने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभाओं पे तस्वीर खींची, जिसमें आपने स्पष्ट अपना आकलन किया कि असम में क्या हो सकता है, केरल में क्या होने वाला है, पुडुचेरी एक छोटा-सा राज्य है, वहाँ भी यथास्थिति हो सकता है बनी रहे और तमिलनाडु और राजन जी पश्चिम एक बात मैं जोड़ना चाहता हूँ, जी, जी, पश्चिम बंगाल प्रबुद्ध लोगों का प्रदेश है। वहाँ पर ये जिस तरीके से अपने आप को भारतीय जनता पार्टी की आदत है, वहाँ पर मंदिर, मस्जिद और दुर्गा और राम, मतलब इन्होंने आपस में भगवानों को लड़ा दिया। दुर्गा काली के बीच में ये राम को ले आओ। तो ये समझ लीजिए कि पढ़ा-लिखा तबका है, उनको मालूम है कि ये अपने जहाँ-जहाँ जिन-जिन प्रदेशों में इनकी सरकार है, वहाँ पे क्या स्थिति है। वो महिला सुरक्षा की बात करते हैं, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, वहाँ पे कितनी सुरक्षा दे रहे हैं, कितनी योजनाओं को ये अपने लाभान्वित दे रहे हैं। ये सिर्फ झूठे वादे करते हैं, तो वहाँ का वर्ग बहुत इंटैक्ट है। निश्चित तौर पे ये मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर दाल गलने वाली नहीं है और एक बार फिर से टीएमसी की सरकार बनने के पूरे जी, आसार जी। नज़र आ रहे हैं। जी, जी। आपका मानना है कि वहाँ का मतदाता बड़ा प्रबुद्ध है और इन खोखले वादों में और हवा-हवाई चीज़ों के
बातों में नहीं आने वाला, वो समझता है, विचार करता है और अपनी ज़मीनी और जो चीज़ें जिनका वास्ता है, जो सरोकारपूर्ण है, जो एक राजनीतिक रूप से क्या चाहिए, क्या मुद्दे होने चाहिए, उनके प्रति वो जागरूक हैं और ये मानना है आपका कि इतना आसान नहीं होगा, वहाँ इन खोखले बातों से स्टैंड लगा पाना। जी, ये थी आज की हमारी 5 राज्यों के बारे में हमारा मत। आपको कैसा लगा? हमको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद गोयल जी, आपने समय दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी, नमस्कार। शुक्रिया।